हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EduDOS ऐप। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का लेक्चर, ठीक है। और जिसमें मैं आज 11th का पहला चैप्टर ले रही हूँ आपके साथ, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि इस चैप्टर से अगर हम कंपटीशन वाइज देखें तो हमारे 2 या 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, बट दोज क्वेश्चंस आर लाइक स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें वेरिएशन हमें आज तक नहीं देखने को मिला है। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेजर जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, या जो हमारे पास फंडामेंटल या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उन सब की यूनिट्स क्या होती है या उनका जो डायमेंशंस है वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं इस बारे में थोड़ा सा। हमने अभी ऑनलाइन जो है अपने स्टडी प्रोग्राम जो हैं PCM के लिए 11th और 12th के लिए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। दोज आर पेड प्रोग्राम्स, है ना। यू नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट, देन यू विल बी एबल टू सी दोज लेक्चर्स, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गो थ्रू दैट एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द प्रोग्राम देन पे द अमाउंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट, ओके। और रेगुलर बेसिस पर थ्रू नोटिफिकेशंस, आपके फ़ोन में जो भी आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, अ क्लासरूम प्रोग्राम, ओके। देयर विल बी बैचेस, सेपरेट बैचेस फॉर ईच एंड एवरी क्लास, like for 11th PCM, like for 12th PCM, and if you want to prepare for NDA then there will be a separate batch for NDA as well. Or if you are preparing for any other competitive exam then there are batches for that as well, okay. So make sure that you go through that you go through these lectures and be a part of this EduDOS app, and obviously please do not forget to like, subscribe and share these videos, and let's start with the part, okay. So here I start with units and dimensions, ठीक है। मैं बता देती हूँ उसमें ये 11th का हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। बेसिक चैप्टर है हमारा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी एक एग्जामिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन बोलने से मतलब है मेरा यहाँ पे NDA में अगर बात करें तो मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक पार्ट है जो आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी इसमें। दूसरा मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि ये वाला जो पार्ट है आपको जो बुक में जो आपको मिलेगा वो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन उस कंटेंट में से सिर्फ हमने वो वाला पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फिज़िक्स को थोड़ा सा लोग अच्छा नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेबर ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल पार्ट उसके अंदर ज़्यादा है। बट मेक श्योर कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स देन मेक नोट्स ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अगर आप उसको डे टू डे बेसिस पर नोट्स बनाएंगे तो आई अश्योर यू कि यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक। लेकिन फिजिक्स बच्चे रेगुलरिटी मांगता है, बाकी और कुछ भी नहीं मांगता आपसे। अगर आप रेगुलर हैं तो यू विल एक्सेल इन फिजिक्स, ठीक है। जैसे कि मैथ्स है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। सेम इज़ फॉर फिजिक्स। इसमें कैलकुलेशन पार्ट क्योंकि ज़्यादा है, तो अगर आप पढ़ेंगे डेली तो आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। तो रिवीजन इज़ द की, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, रिवीजन करेंगे तो सब कुछ आसान है, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है, मेरे सर बोलते थे, प्रिंसिपल सर, कि रीड अ बुक 10 times, ठीक है, रादर दैन रीडिंग 10 books एट अ टाइम, ओके। तो किसी एक बुक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है रादर दैन कि 10 बुक को आप एक बार पढ़ो, ठीक है। तो एक ही बुक लो, कोई भी ले लो, ठीक है ना, लेकिन उसका हर एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि पेज वाइज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ इसमें अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं, ठीक है, ये 11th का फिज़िक्स का चैप्टर है। तो अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं बच्चे, तो फिज़िक्स में देयर आर 2 types ऑफ क्वांटिटीज़। सबसे पहले हमारी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। देन कम्स योर डेराइव्ड क्वांटिटीज़, डेराइव्ड। अगर हम फंडामेंटल बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? फंडामेंटल बोलने का मतलब क्या होता है कि दीज आर द सिंपलेस्ट क्वांटिटीज़, और इनको हम इससे ज़्यादा और ब्रेक नहीं कर सकते। नाउ व्हाट आर दोज डेराइव्ड क्वांटिटीज़? These are those quantities which are made with the help of fundamental quantities. I say कि for the sake of example कि हमारे पास ABC कोई भी fundamental quantity है, तो fundamental quantities के multiplication से, division से जो भी आपकी quantities बनेंगी, those are all derived quantities, ठीक है। Example के point of view से मैं आपको बता रही हूँ। हम यहाँ पर पढ़ते हैं distance, ठीक है, हम पढ़ते हैं time, हम पढ़ते हैं मास। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि अपने आप में यूनिक है और इनको उससे ज़्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास फंडामेंटल।
लेकिन डिराइव्ड बोलने का क्या मतलब है, अगर हम सेम इन्हीं क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कर दें, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं इसको कर दूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी अब यहाँ पर है दिस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके जो क्वांटिटीज़ बनती हैं दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। और इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमको मिलेंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इससे ये मिलेगा और इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास हैं 7, ठीक है। लेकिन उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पास आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट सेल्फ हमारे पास नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम बात करें लाइट, आजकल हम बात करते हैं कि हमारे पास एलईडी है और ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक चीज़ होती है जो कि हमें बताती है, हम बोलते हैं ना इतने वॉट का बल्ब है, इतनी से लाइट आती है, इससे एनर्जी मिलती है। तो दैट थिंग इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कि मतलब एक यूनिट एरिया के ऊपर कितनी लाइट रेज आ रही हैं, 10 लाइट रेज आ रही हैं, 100 लाइट रेज आ रही हैं। तो अगर सेम इसी एरिया के ऊपर 100 लाइट रेज आएंगी तो दिस एरिया विल बी शाइनर, ठीक है ना, ज़्यादा शाइन करेगा ये वाला पार्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मूवीज़ वगैरह जब बनाई जाती हैं उनकी जो क्वालिटीज़ है वो इस चीज़ से डिफाइन होती हैं, पिक्सल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइट की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा स्टूडियो के अंदर लाइट्स होंगी उतना ज़्यादा आपका जो कहना चाहिए वीडियो की क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो थिंग इज़ कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई। कैसे इवॉल्व हुई कि हमारे पास सबसे पहले था एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहला सिस्टम था हमारे पास जिसका नाम है सीजीएस सिस्टम। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब हम बेसिक टाइम की बात करते हैं तो बेसिक टाइम में हमारे पास सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ थी। पहली थी लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा है टाइम। मतलब इस लेंथ, मास और टाइम से ही हमारा सारा काम हो जाया करता था, ठीक है ना। मतलब हमें ज़्यादा कुछ और की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ लेंथ, मास और टाइम अगर हमारे पास है तो हम कोई भी चीज़ को डराइव या फिर बता सकते थे। तो लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम बोलने का मतलब क्या है, पहला सिस्टम जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम बोलने का मतलब है सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ओके, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर हमने बोला तो ये किसको मेजर करेगा, लेंथ को। ग्राम बोला तो किसको मेजर करेगा, मास को। सेकेंड बोला तो किसको मेजर करेगा, टाइम को। तो सीजीएस जो हमारा सिस्टम है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है या इनको कंसिडरेशन में लेता है, जो कि लेंथ, मास, टाइम है। और इनकी जो वो यूनिट्स उसने कंसिडर करी वो कंसिडर करी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो इसीलिए इसका नाम हो गया सीजीएस सिस्टम। तो इस सीजीएस सिस्टम के अंदर आपका दूसरा पार्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे। दूसरा हमारा सीजीएस के बाद आता है आपका एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एफपीएस सिस्टम हमारा स्टैंड करता है, अगेन लेंथ, मास, टाइम को ही मेजर करेगा, लेकिन एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो अगर आपका कोई सिस्टम फुट, पाउंड, सेकंड के अंदर है तो ये आपको ये बताता है कि आपकी लेंथ मेजर होगी फुट्स के अंदर, मास मेजर होगा पाउंड्स में और टाइम आपका देखा जाएगा सेकंड्स के अंदर। तो वन ऑफ योर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैज़ सीजीएस सिस्टम, अनदर हैज़ एफपीएस एंड देन नेक्स्ट इससे थोड़ा सा बड़ा सिस्टम हमारे पास आया जो कि आपका बोला जाता है एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में अब क्या हुआ, सेम अगेन MKS स्टैंड्स फॉर 3 थिंग्स। तो यहाँ पे भी 3 चीज़ें ही मेजर करी गई, लेंथ, मास और टाइम ही। लेकिन लेंथ को लिया गया मीटर में, मास को लिया गया किलोग्राम में, टाइम को लिया गया सेकेंड में, ठीक है। तो जिस सिस्टम के अंदर आपके लेंथ, मास, टाइम की थोड़ी सी यूनिट्स और बड़ी हो गई, ठीक है ना, वो आपका सिस्टम आया MKS और लेंथ, मास, टाइम उसमें इसके अंदर कंसिडर किया गया। नाउ इन सब चीज़ों के होने के साथ साथ अब ह्यूमन नीड्स भी बढ़ते चले गए, तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं और ज़्यादा वो बढ़ते चले गए। अब बढ़ते चले गए तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत हुई जहाँ पे हमारे पास और ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जब इनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा बनी तो हमारे पास एक नेक्स्ट और लास्ट जो कि आज भी चलता है, ठीक है ना, आज के टाइम पर जो रिसेंट में चलता है वो यही वाला सिस्टम चलता है, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं SI सिस्टम या फिर सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। SI सिस्टम बोलने का मतलब है ऐसा सिस्टम कि जिसमें आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो यही रही, लेंथ, मास, टाइम ही, ठीक है ना, लेकिन इसमें 4 मोर क्वांटिटीज़ को ऐड कर दिया गया,
ठीक है, क्या क्या है अब वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, लेंथ, मास, टाइम तो आपके पास है ही, ठीक है ना, और वो ऐसे ही फॉलो होगा जैसे कि MKS में फॉलो होता है। मतलब लेंथ बोले तो हम मेजर करेंगे किस में, मीटर्स में। मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को kg से लिखते हैं, सेकेंड को S से लिखते हैं, ठीक है। तो आपका लेंथ को तो हमने मीटर में ही मेजर किया, मास को हमने किलोग्राम में किया, टाइम को हमने सेकेंड्स में लिया, ठीक है। नाउ लेंथ, मास, टाइम के साथ अब हमारे पास और क्या आया, ठीक है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वांटिटी आई जो कि है टेम्परेचर। और आपको मालूम होगा टेम्परेचर मेजर करने के बहुत सारे स्केल हैं। तो स्टैंडर्ड स्केल जो उसके अंदर लिया गया उसको कंसिडर किया गया केल्विन, ठीक है। आपको मालूम होगा डिग्री सेल्सियस में भी देखते हैं, फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं, एक र्यूमर स्केल भी होता है ना। उसमें सिर्फ वेरिएबिलिटी ये होती है कि आप वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या ले रहे हैं या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, या तो फ्रीजिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट आप क्या लेते हैं, उससे आपके जो आपका थर्मोमीटर होएगा उसमें जो डिविजन्स हैं वो आपके वेरी करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो आपका ये जो स्केल है टेम्परेचर के लिए दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी केल्विन, ठीक है। एंड नेक्स्ट केम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर हो गया। नाउ नेक्स्ट केम इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट, ठीक है। करंट, जो कि करंट हम देखते हैं तो हम करंट को देखते हैं एम्पियर में, ठीक है। घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है ना, तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी आती है तो जो वो करंट हमारा आ रहा है दैट इज़ कमिंग इन एम्पियर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब होने के साथ साथ अब हमें मालूम है केमिस्ट्री में हम लैब में जाते हैं, ठीक है ना। और लाइट का मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो पहले लाइट की बात कर लेते हैं। लाइट का मैंने एग्जाम्पल लिया तो लाइट को बताने के लिए कि वो कितनी अच्छी है और कितनी शार्पनेस हमें देगी इमेजेस को देखने में, वो चीज़ हमने डिस्कस करी। और उसके लिए हमारे पास क्वांटिटी आई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट हमें बताई गई वो है कैंडेला, कैंडल, ठीक है। याद करने का तरीका याद रखिएगा आप, ठीक है। कैंडेला तो इसका बड़े वाला फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इसको स्मॉल सी स्मॉल डी, कैंडेला CD, ठीक है। कैंडेला याद करने का तरीका है कि कैंडल, कैंडल से होती है लाइट, ठीक है। और लाइट का मतलब क्या होगा उससे, इंटेंसिटी। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब चमक, ठीक है। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एक एरिया के ऊपर कितनी आपकी लाइट रेज आ रही हैं, दिस थिंग डिफाइंस इंटेंसिटी। तो हमारे पास इनको मिला करके जो क्वांटिटीज़ हो गई वो कौन कौन सी हैं आप देख लें, 1 2 3, तो लेंथ, मास, टाइम ही है, 4 आपका हो गया टेम्परेचर, 5 आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट और 6 आपका हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो हमारे पास होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नाउ विच वन इज़ दिस 7? नाउ 7th क्या है, केमिस्ट्री में हमें मालूम है हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी वेइंग मशीन रखी होती है। और आपने नोटिस किया होगा कि केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज़ मोल कंसेप्ट, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें केमिकल्स लेने हैं तो वो हम केजीज, ग्राम्स या पाउंड्स में नहीं ले सकते, है ना। देखो मास को यहाँ पे ग्राम्स में लिया, मास को यहाँ पे पाउंड्स में लिया इस सिस्टम में, मास को यहाँ पर केजीज में लिया। तो क्योंकि केमिकल का हमें बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन चाहिए होता है तो हम वहाँ पर ये सब चीज़ ना लेकर के, ये सब सिस्टम ना लेकर के हम वहाँ पर अलग चीज़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द थिंग इज व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर इसी को हम बोलते हैं मोल, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपका मेजरमेंट्स होते हैं वो होते हैं मोल्स के अंदर। तो जो भी आपकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और ये सारी चीज़ें होंगी ये सारी की सारी मोल्स के अंदर आपको डिफाइन की जाएगी, ठीक है ना, मोलर कंसेप्ट जो भी है आपका। तो हेंस इसके साथ हमारा ख़त्म होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, जो कि हमें क्या बताता है कि हमारी पहले थी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास और टाइम। CGS के अंदर हमने इसको मेजर किया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स में। FPS के अंदर हमने इन्हीं 3 को मेजर किया फुट, पाउंड्स और सेकंड्स में। MKS के अंदर हमने इन्हीं को मेजर किया लेकिन मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स में। SI के अंदर भी इन 3 को तो हमने एज इट इज़ रखा लेकिन 4 और क्वांटिटीज़ में ऐड हो गई जिसमें कि आपका टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है जी। तो हेंस जो हमारा यूनिट्स वाला पार्ट है वो इसके साथ हो जाता है ख़त्म। यानी कि यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है कि हमारे जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी वो यूनिट्स क्या हैं। अब यूनिट्स में इसके ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पार्ट ये ख़त्म हो गया। नाउ दिस पार्ट विल एक्सटेंड फॉर होल ऑफ 11th क्लास एंड फॉर होल ऑफ 12th क्लास, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 11th के हमारे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे, मैं जिसको चैप्टर वाइज आपको बता रही हूँ। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे
ये तो आपका बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक्चुअली में सिलेबस स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मोशन, ठीक है ना, 1D 2D एंड 1D 2D मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, या काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो आपको जो चैप्टर 2 जनरली रेफरेंस बुक्स में जो है आपका गिवन, ठीक है, उस चैप्टर के अंदर हमें एट द मैक्स जो टर्म्स मिलेंगी दैट विल बी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर आती हैं। इनकी यूनिट्स क्या होने वाली हैं और क्या क्या हो सकती हैं वो यूनिट्स और डायमेंशन अगेन वहाँ पर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ हम यहाँ से सीखेंगे, लेकिन ये चीज़ हम एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा फोर्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा वर्क पर एनर्जी, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका रोटेशनल मोशन। तो हर एक चैप्टर के अंदर एक नई नई क्वांटिटी ऐड होते चले जाएगी। जैसे फोर्स का चैप्टर का नाम लिया तो फोर्स ऐड हो जाएगा, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट थिंग इज कि अभी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी बोला तो वो क्या चीज़ होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बोला तो अभी लेटेस्ट जो है हमारे पास वो कितनी होती हैं, 7। इन्हीं 7 का यूज़ करके हमें मिलती है डिराइव्ड क्वांटिटी, और उनकी हम यूनिट्स कैसे पता करेंगे या डायमेंशंस उनकी क्या होने वाली हैं, ये सब हम अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेंस दिस पार्ट इज फॉर यूनिट्स। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन। भाई डायमेंशन क्या डिफाइन करेगा, अब मैं सिंपल टर्म में बता रही हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमने टाइम की यूनिट बोला सेकेंड, क्या डज दैट मीन कि टाइम को हम मिनट्स में मेजर नहीं कर सकते हैं या टाइम्स को हम आवर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट इज़ व्हाट, सेकेंड, ठीक है। तो मिनट अगर कहीं पर लिखा है तो वो भी क्या है, टाइम। आर अगर कहीं पर लिखा है तो वो भी क्या है, टाइम। बट थिंग इज कि इसकी जो बेसिक चीज़ है या बेसिक जो इसका स्मॉलेस्ट जो यूनिट है इसकी वो क्या है, सेकेंड, ठीक है। लिखने को हम उसको मिनट में भी लिखेंगे और आर में भी लिखेंगे। तो अब आपकी जो ये डायमेंशन होती है, ये वाला पार्ट, ये डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डायमेंशन ये रिप्रेजेंट करती है कोई भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनी है, उसमें बेसिक क्वांटिटीज़ की कितनी पावर में वो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर इसको हम बुकिश लैंग्वेज में समझेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। जो मैं बता रही हूँ आप उसको ध्यान दें, ठीक है। वेलोसिटी को हमने बोला किससे बना, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है जी। तो अगर डिस्टेंस हमने बोला तो डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ, एंड टाइम इज व्हाट, टाइम, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ हमारी क्या है, फंडामेंटल, लेंथ मास टाइम वाली, ठीक है। तो लेंथ है और क्या है, टाइम। लेंथ को टाइम से डिवाइड किया तो क्या मिल गया हमको, वेलोसिटी। अब लेंथ की 1 पावर और टाइम की 1 पावर का डिवीजन करके हमें क्या मिला है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन 1 पावर ऑफ लेंथ एंड 1 पावर ऑफ टाइम। एम आई क्लियर, ठीक है। तो वेलोसिटी क्योंकि लेंथ और टाइम की 1 पावर से बना है तो हेंस दिस विल रिजल्ट इन इट्स डायमेंशन। तो अब जो ये हमने बेसिक यहाँ पर क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, इनको समरी में, क्योंकि लेंथ की हमेशा यूनिट मीटर में नहीं मिलेगी, दैट कैन बी इन किलोमीटर, ठीक है ना, और वो माइल्स में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन सब की हमने क्या कर दी, एक फंडामेंटल डायमेंशन हमने डिफाइन कर दी। क्या मतलब है उसका, कि अगर लेंथ टर्म कहीं पर भी यूज़ होगी, चाहे भले ही वो मीटर में हो, भले ही वो किलोमीटर में हो, या भले ही वो किसी और यूनिट के अंदर हो, बड़ी और यूनिट के अंदर, माइल्स जैसे मैंने भी नाम बोला, हमेशा जब भी लेंथ यूज़ होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, ठीक है। लेकिन डायमेंशन अगर बोलते हैं तो डायमेंशन के लिए हमेशा याद रखना कि डायमेंशन विल बी इनकरेक्ट अगर हम इस क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं प्लेस करते हैं। तो हमने इस एल को प्लेस करना है किस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो लेंथ के लिए एल, मास के लिए आता है हमारा एम, टाइम के लिए हमारा आता है टी, ठीक है। याद रखना इन्हीं का कैपिटल लेटर, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का टी हो जाएगा, नो नॉट लाइक दैट। टेम्परेचर का आता है थीटा, ठीक है, नॉट नेसेसरी कोई और यूनिट भी हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से स्टार्ट करता है तो इसकी यूनिट होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है ए। बाकी इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। जनरली हमारा लेंथ मास टाइम। अब बता दूं, मैंने अभी कहा ये यूनिट और डायमेंशन पढ़ तो हम 11th में रहे हैं, लेकिन ये 12th में भी एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो 12th में भी एट द मैक्स जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ लेंथ, मास, टाइम और करंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो चार्ज आ जाता है,
ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th के अंदर मैं बात कर रही हूँ, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आता है और वहीं से करंट की बात होने लगती है, ठीक है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, तो ये उसमें नई क्वांटिटी ऐड हो जाती है, जबकि 11th वाला पोर्शन हमारा सिर्फ लेंथ मास टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर की भी बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पड़ेगी मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। लेकिन हमारा सिर्फ अभी के लिए याद रखना है कि किससे काम चल जाएगा, लेंथ मास और टाइम से। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होती है हम उसको कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने डराइव्ड क्वांटिटी में लिखा कि जो वेलोसिटी है वो एक लेंथ और एक टाइम की पावर से मिलके बनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी की अगर हम डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि लेंथ, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, तो डायमेंशन क्या हो गई उसकी, L। यूनिट कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलेंगे हम कि यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है ना। यूनिट आपके किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, यूनिट आपके किलोमीटर पर आर भी हो सकती है, बट थिंग इज कि किलोमीटर बोले आर बोले, बोल तो लेंथ और टाइम ही रहे हैं ना। तो डायमेंशन के लिए, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए क्या स्टैंड करेगा, T। अब इस चीज़ को अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपको मालूम होगा पावर जो है वो क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है ना। अब ये नीचे प्लस पावर 1 है इसकी, ऊपर जाते ही पावर क्या हो जाएगी, माइनस, और दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये डायमेंशन बन जाएगी LT-1 और ये ब्रैकेट, ठीक है जी। तो ये डिफाइन करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है उसकी जो डायमेंशन है वो क्या हमें बताती है कि ये लेंथ की 1 पावर पर और टाइम की -1 पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब होने को इसके यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, होने को इसकी यूनिट किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, होने को इसकी यूनिट किलोमीटर पर आर भी हो सकती है, या फिर और भी कोई रैंडम वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसकी डायमेंशन हमेशा एक ही होगी, ठीक है ना। तो फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये डराइव्ड बोले या फंडामेंटल बोले, किसी भी एक क्वांटिटी के लिए डायमेंशन हमेशा यूनिक होती है, लेकिन यूनिट्स जो हैं वो कितनी भी हो सकती हैं, मोर देन 1, ठीक है। तो किसी भी एक क्वांटिटी के लिए डायमेंशन हमेशा एक ही होगी, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स की वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं। नाउ हमने जब यूनिट्स की हमारी बन गई थी तो डायमेंशन बनाने की हमें क्या ज़रूरत थी, भाई डायमेंशन बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि फिजिक्स में डे टू डे हर कोई नए नए फॉर्मूले ड्राइव कर रहा था, है ना। तो उन फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी इस डायमेंशन की। तो डायमेंशन के यूज़ हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। है क्या डायमेंशन, डायमेंशन हमें बताता है कि कोई भी एक डराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर से मिलकर के बनी हुई है। ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बताने के लिए कि हमारा कोई भी एक फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा, या वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेके बताएंगे, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर यूजेस ऑफ डायमेंशंस के, है ना, कि डायमेंशंस हम क्यों के यूज़ करते हैं। तो डायमेंशंस के यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ आपको, डायमेंशन के यूज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला तो यूज़ यही आ जाएगा कि हमें किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन पता चल जाएगी, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितनी पावर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना। सबसे पहला यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। यूजेस ऑफ डायमेंशंस बोला तो सबसे पहला यूज़, ठीक है, हमें यही पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ का मतलब आपका वो चीज़ डायमेंशन क्या होने वाली है क्वांटिटी की, वो कितनी कितनी पावर के ऊपर डिपेंड करने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इस चीज़ को, सबसे पहला इसका यूज़ आता है क्या, किसी भी फॉर्मूले को चेक करने के लिए कि वेदर दैट फार्मूला इज़ करेक्ट और नॉट। जैसे कि मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, हमने बोला वेलोसिटी का फार्मूला, क्योंकि मैं सिर्फ वेलोसिटी वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 10th तक आप इसको पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी होता है हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, और ये करेक्ट फार्मूला है, डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन टाइम नहीं होता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशन का, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरा, टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अभी हमने पढ़े थे 4 सिस्टम है, मतलब अगर हमें कोई एक सिस्टम को CGS से कन्वर्ट करना है MKS में,
या SI में, क्योंकि हमें मालूम है MKS बोले या SI बोले, वन एंड द सेम थिंग। दोनों में डिफरेंस बस क्या है, इस SI के अंदर जो इसके अंदर 3 क्वांटिटीज़ थी फंडामेंटल, उसमें बस 4 और ऐड हो जाती हैं। तो लेंथ मास टाइम तो सेम ही रहता है और डायमेंशंस हमारी बेसिकली लेंथ मास टाइम पर ही डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम MKS बोले या SI बोले, एक ही बात, ठीक है ना, फॉर लेंथ मास टाइम। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बोला CGS को किस में कन्वर्ट करना है, MKS या वाइस वर्सा। तो देखिए एरो दोनों साइड पर बना दिया, ठीक है ना। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, फोर्स की यूनिट, ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना यहीं से, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पूरा इलेबोरेट करके लिख देती हूँ, न्यूटन। ये जो न्यूटन है यूनिट, ये है इसकी SI यूनिट, फोर्स की है ये SI यूनिट, ठीक है। बता भी देती हूँ, फोर्स का फॉर्मूला भी आपने 10th में पढ़ा होगा, ये होता है F = ma, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, कौन सी यूनिट है, SI, ठीक है। अब फोर्स की एक और यूनिट होती है जिसको कि हम बोलते हैं डाइन, ठीक है ना, कुछ और मत बोलना, इसको यही बोलते हैं बस, ठीक है। स्पेल करते हैं DYNE, डाइन, ठीक है। तो ये जो डाइन होती है, दिस इज द CGS यूनिट, कौन सी यूनिट है, CGS। तो यहाँ पर क्या है कि X न्यूटन = Y डाइन, ठीक है। तो मतलब हम किसी भी चीज़ को न्यूटन में भी लिख सकते हैं और डाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू हम किसकी लिख रहे हैं, हमेशा फोर्स की, ठीक है ना। तो सिंपल मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ, आप उसको ध्यान रखना। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हर एग्जामिनेशन में कि फोर्स की SI यूनिट क्या है या फोर्स की CGS यूनिट क्या है, या तीसरे तरीके से भी आता है कि फोर्स की SI और CGS यूनिट के अंदर क्या रिलेशन है, ये बताएं, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन है कि 1 न्यूटन = होता है 10⁵ डाइन। ऐसा ही एक और फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है फॉर एनर्जी, ठीक है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस कर दूंगी क्या क्या है ये। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है जी। और ये जो जूल है वो कौन सी यूनिट है, SI, कौन सी यूनिट है, SI, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी की ही CGS यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं अर्ग, ठीक ना, ये हमेशा स्मॉल लेटर में आती है, ठीक है ना। तो अर्ग जो ये यूनिट है, ये है आपकी CGS यूनिट, ठीक है। तो आपका जो 1 जूल है वो बराबर होता है 10⁷ अर्ग्स के, ठीक। ये भी एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आता है कि एनर्जी की SI यूनिट बताएं, एनर्जी की CGS यूनिट बताएं, या फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी की SI और CGS यूनिट में क्या रिलेशन होता है, ये बताएं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया फोर्स के लिए 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, एनर्जी के लिए हो गया 1 जूल = 10⁷ अर्ग। एम आई क्लियर, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला हमारा जो पार्ट होता है ये बताता है हमें कि आप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, मतलब आप SI को CGS में या CGS को SI में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डायमेंशंस का। नाउ नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्यों यूज़ करेंगे, टू डेराइव अ फॉर्मूला, ठीक है जी। क्या बोल दिया हमने, डेराइव। अभी बोला, क्या बोला कि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए कि यही फॉर्मूला होगा, ये नहीं होगा, हम यूज़ करते हैं क्या, डायमेंशंस का। तो इसके 3 बेसिक यूज़ आते हैं, बाकी और भी देखने को मिलेंगे, नन ऑफ यूज़, ठीक है ना। इन्हीं से हमारा काम होना और इन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 11th के होम एग्जामिनेशन की बात करें तो इस पे और इस पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और इस पे और इस पे मिलेगा, यही होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है ना। वो यही बोलते हैं कि एनर्जी की SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट करो या फोर्स की CGS यूनिट को SI में कन्वर्ट करो, वाइस वर्सा, ठीक है ना। इसको इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें कन्वर्ट करो, कोई भी एक क्वेश्चन वो आपको देंगे। होम एग्जामिनेशन की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में सिर्फ नाम होता है और वो क्या होता है, न्यूटन और डाइन, जूल और अर्ग, एनर्जी एंड फोर्स की यूनिट है, ठीक है। तो इतना ही पार्ट आपने याद करना होता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन क्योंकि आपको होम एग्जामिनेशन देने होते हैं तो ये वाले पार्ट हमें पता होने चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे अब करेंगे, तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ अब ये डिस्कस कर रही हूँ कि किस तरीके से ये काम करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आपके। सबसे पहला है CGS,
देन केम योर FPS, देन केम योर MKS, एंड फाइनली नाउ जो अब ज़्यादातर कंट्रीज़ में चल रहा है दैट इज़ SI, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मालूम होगा इंडिया के अंदर जब हम मास मेजर करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वेइंग मशीन पर देखते हैं ना, तो वेइंग मशीन पर जो हम मास मेजर करते हैं दैट इज़ इन kgs, लेकिन कंट्रीज़ अभी भी हैं जो कि पाउंड्स का यूज़ करती हैं। तो डो नॉट गेट कन्फ्यूज, इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट्स नॉट मैंडेटेड कि आपको SI ही यूज़ करना है, ठीक है ना। जो जिसको कन्वीनियंट लगता है, जिसका सिस्टम जैसे चल रहा है वो वैसे ही उसको करता है, लेकिन बाकी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनका जो भी वो लेना देना होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर ही होगा, ठीक है ना, या SI यूनिट्स के अंदर ही होगा, ठीक है। तो अब यूनिट्स में तो सिर्फ इतना है। अब SI सिस्टम की बात करते हैं तो 7 उसमें क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं, तो याद रखना है लेंथ, मास, टाइम, ये तो है ही, चारों में ही है। और 4 और न्यू ऐड होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? उसमें है आपका इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद रखना किसी भी सब्जेक्ट को टिप्स पर करने का सिर्फ एक ही और एक तरीका है और वो है रिवीजन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एक चैप्टर आंखें बंद करके और वो याद रहता है, ठीक है ना, आप उसकी एक एक चीज़ जो है माइंड में एक पिक्चर मैप बना सकते हो, तो याद रखना वो चीज़ आपको हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग याद हो गई है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि पढ़ने का टाइम सिर्फ सुबह होता है या रात में होता है, जब भी आपको सूटेबल लगे तब पढ़ें, ठीक है ना। मैं अपना खुद का एग्जांपल आपको बता रही हूँ। मैं जब पढ़ाई करी थी 10th में, ठीक है ना, 10th में मैंने पढ़ाई करी थी दिन में मैं पढ़ती थी, रात में मैं सोती थी, ठीक है ना। क्यों होता है ना, कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन 12th में मेरा जो यही शेड्यूल था वो हो गया था, मैं लेट नाइट पढ़ती थी और दिन में मैं सोती थी या आराम करती थी, कुछ भी, लेकिन पढ़ती नहीं थी, है ना। रात में ही मैं सिर्फ पढ़ती थी। 8 और 9 o'clock के अराउंड में बुक लेके बैठती थी और मैं पूरी रात फिर पढ़ती थी। सुबह तक जितने भी 2-3 बजे तक मुझसे पढ़ा जाता था मैं पढ़ती थी एंड फाइनली आई स्लेप्ट, ओके। तो आपका शेड्यूल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है और किस टाइम में आप अच्छा उसको ग्रैब कर सकते हो चीज़ों को। तो मेक अ शेड्यूल विद दैट, ठीक है ना। किसी के सक्सेस मंत्रा पे नहीं जाना है, अपना खुद का बनाना है, ठीक है ना। एंड बी एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन, ठीक। तो अगर उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और फिजिक्स के लिए मैंने स्पेशली आपसे भी बोला कि अगर आप इन नोट्स से डे टू डे बेसिस पर नहीं जाएंगे तो आपको ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गो थ्रू दीज लेक्चर्स, यू विल एंजॉय देम ऑल, ठीक है। तो हम आज सबसे पहला वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें, करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला बोलने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कैसे, ठीक है ना। करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ की ना डायमेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। डायमेंशन बोलने का मतलब क्या है कि वो कितनी लेंथ, मास, टाइम वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है कोई भी एक क्वांटिटी, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे उसको, मैं लिख रही हूँ, ज़रा आप ध्यान दें इसको, ठीक है। तो अगर हम फोर्स बोलते हैं तो F स्टैंड्स फॉर F = ma, ठीक है। मास हमने पढ़ा था फंडामेंटल में, लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल था, तो हम m की जगह हमें कुछ नहीं करना, हमने क्या लिख देना है, बस कैपिटल M डायमेंशन के लिए। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर थोड़ा सा आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो एक बार आप देख लेंगे इसको। एक्सेलरेशन बोलने का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मास हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी से है, टाइम अगेन एक फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी अब भी लेंथ और मास टाइम के फॉर्म में डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक कि ये प्रॉपर लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में ना आ जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हम यूनिट से भी डायमेंशन बना सकते हैं, हम फॉर्मूले से भी डायमेंशन बना सकते हैं, मैं दोनों आपको करना भी बताऊंगी, ठीक है। तो F = ma है, तो यहाँ पर m हो गया मास के लिए डायमेंशन, टाइम के लिए डायमेंशन हो गया कैपिटल T, ठीक है। वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी अगेन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। तो अगर हम इसको लिख दें तो ये तो m और t हैं ही। अब डिस्टेंस फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, डिस्टेंस को हम देखते हैं किससे, l से, टाइम को अगेन हम किससे देखते हैं, t से। अब t की डिनोमिनेटर में 2 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक साथ अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा mLT - 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है जी, कि फोर्स का जो आपका डायमेंशन है वो होता है mLT - 2, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट कोई और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको ऐसे ही, ठीक है ना। वर्क, ठीक है ना, या एनर्जी एक ही बात होती है। अभी हम जब वर्क पर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको, वर्क बोलें, एनर्जी बोलें, सबका मतलब एक ही होता है। और एनर्जी बोलने का मतलब काइनेटिक बोलें, पोटेंशियल बोलें, मैकेनिकल बोलें, सबका मतलब सेम, ठीक है। तो एनर्जी या वर्क बोलें, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से वर्ड लिख रही हूँ कुछ, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखें, ½ mv², आपने पढ़ा होगा,
है ना। ये टर्म मैंने क्यों यूज़ किया, ताकि हम बता सकें कि ये जो आपकी डायमेंशंस हैं वो कुछ चीज़ों को कंसिडर नहीं करती है ना। किन किन को वो कंसिडर नहीं करती है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। डायमेंशंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, या डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ आर, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन नहीं होती हैं, ठीक है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ आर, सबसे पहला, अगर आपके किसी भी फॉर्मूले के अंदर हाफ, 2, 4 है ना, या मतलब कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ हुई है, या 1, 2, 3, 4 कोई भी एक इस तरीके की वैल्यू यूज़ हुई है, तो उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होने वाली। जैसे फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, v = u + at, s = ut + हाफ at²। तो याद रखना इस फॉर्मूले के अंदर हाफ की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब ये यहाँ u की डायमेंशन होगी, t की होगी, a की होगी, t² की होगी, लेकिन हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो डायमेंशन के साथ ये लिमिटेशन है कि ये तो हमें बता देगा डायमेंशन कि डिस्टेंस जो है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर एक कांस्टेंट हाफ भी होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ हमें क्या बताएगा, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है ना, कि डिस्टेंस जो है, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है और टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी तो बता देगा, लेकिन इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू को ये डिस्कस नहीं करता है, ठीक है। तो डायमेंशन की ये लिमिटेशन हो गई कि कांस्टेंट्स को कंसिडर नहीं करता है। दूसरी फॉरमोस्ट इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये इक्वेशन के अंदर जो प्लस और माइनस होते हैं उनको भी ये नहीं बता सकता है। क्या मतलब है भाई, इस फॉर्मूले में हमने बोला कि v = u + at, लेकिन फॉर्मूले के बीच में क्या आया, प्लस, इन फॉर्मूले में बीच में माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी डायमेंशन ये तो बता देगा कि v u के बराबर है, आपका डायमेंशन ये भी बता देगा कि v at के बराबर है, लेकिन आपका डायमेंशन कभी भी ये नहीं बताएगा कि v जो है वो u + at के बराबर है या v u - at के बराबर है, ठीक है जी। तो ये प्लस और माइनस इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं ये उनको भी नहीं बता सकता कि डिपेंडेंसी किस तरीके से होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि अगर किसी फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना, होपफुली आपने पढ़ ली होंगी 10th तक अभी तक, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, है ना, और 1/sin cosec sec, और ये sec थीटा, आपने ये सब पढ़ लिया होगा, है ना। तो जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं sin cos tan के फॉर्म में, ये उनको भी कंसिडर नहीं करता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एटसेट्रा दीज आर ऑल्सो नॉट कंसिडर, यानी कि इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर किसी फॉर्मूले के अंदर इनमें से कुछ भी आ रहा है तो डायमेंशन उसको कंसिडर नहीं करता। डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ हमें डिपेंडेंसी बताता है। क्या बताता है हमको, डिपेंडेंसी। अब इसका एक और लिमिटेशन है, आपको मालूम होगा कि आपने वो पढ़ी होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन है 2a + 3b = 1, 3a + 4b = 5, तो यहाँ पे a और b दो वेरिएबल हैं। अगर हमें इनकी वैल्यू बतानी है तो जितने वेरिएबल होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, दो चीज़ें हैं जिनको हमें पता करना है, तो हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन ही चाहिए। तो डायमेंशन के साथ भी यहाँ पर लिमिटेशन है, क्योंकि लेंथ, मास, टाइम हम तीन ही चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। तो एट द मैक्स जो डायमेंशन है वो उन्हीं क्वांटिटीज़ की फाइंड कर सकते हैं जिनमें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हो। एग्जाम्पल, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि वर्क का फॉर्मूला है mgh। कितनी क्वांटिटीज़ हैं वर्क के लिए, 1 मास, g दूसरी क्वांटिटी, h तीसरी क्वांटिटी। तो वर्क एट द मैक्स तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर एक और क्वांटिटी आ जाए l, ठीक है, तो वर्क चार क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी हम इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं बता सकते। तो इसकी डायमेंशन की लिमिटेशन हो गई। 11th के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, और 12th क्लास के लिए बता रही हूँ कि वर्क की हम सिर्फ तभी वैल्यू पता कर सकते हैं जब वो एट द मैक्स कोई भी क्वांटिटी तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करे या तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करे। अगर वो चार के ऊपर डिपेंड करेगी तो डायमेंशन काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि एट द मैक्स हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, तीन, लेंथ, मास और टाइम। मैंने फिर से बोल दिया, ये सिर्फ 11th के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो लेंथ, मास, टाइम, कोई भी वैल्यू की हमें डायमेंशन तभी पता चलेगी जब वो तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी,
ठीक है। पता कहाँ से चलेगा ये हमें, जब हम फाइंड करेंगे डिराइव अ फार्मूला, जब हम किसी भी एक फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो उस पॉइंट पे मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ 3 ही क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगी, तभी हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को देख रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली वी विल कम टू द पार्ट, इन 3 के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या पार्ट इसमें नोट करना है। फर्स्ट पार्ट, क्या क्या यूज़ हैं इसके, 3 यूज़ हैं। किन किन चीज़ों के लिए डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं होती, और ये प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करता। और एट द मैक्स कोई फॉर्मूला अगर 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है तभी ये फॉर्मूले को डिराइव करेगा, वरना ये फॉर्मूले को डिराइव नहीं करेगा। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, हम कुछ क्वांटिटीज़ की वैल्यू डायमेंशंस को डिराइव करेंगे, और फाइनली हम ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा हम ख़त्म करते हैं। आपके जो भी क्वेरीज़ हैं या कुछ भी हैं वो आप नीचे जो व्यूज़ पॉइंट है वहाँ पर आप दें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप जो भी मतलब चैनल देखेंगे, आई कैन अश्योर यू ऑल कि जो कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा वो वैलिड होगा और सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो बी विद अस एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ठीक है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।